आदाब और इस तारीखी जायजे में आप सबका वेलकम है। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो वाकई बहुत ड्रामेटिक है। हम देखने वाले हैं कि कैसे एक अजीम और इंतहाई डाइवर्स उस्मानी सल्तनत यानी ऑटोमन एम्पायर एक बिल्कुल मॉडर्न और यकरंग टर्किश रिपब्लिक में तब्दील हो गई। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस जबरदस्त कशमकश की कहानी है जो सदियों पुरानी रियाया को अचानक से जदीद शहरी बनाते वक्त पैदा हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब इस बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक ऐसी एम्पायर जहां बेशुमार ज़बानें बोली जाती थीं, अलग अलग मज़हब थे, वो अचानक से एक ऐसी कौम में ढल गई जिसकी पहचान सिर्फ एक नस्ल तक महदूद होकर रह गई? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आइडेंटिटी और बिलोंगिंग्स यानी पहचान के बदलते तस्वुरात को समझने में बहुत मदद देगा। पहला हिस्सा, द डाइवर्स ऑटोमन मोज़ेक। चलिए पहले उस दौर में चलते हैं जब उस्मानी सल्तनत अपने बिल्कुल उरूज पर थी। अब जरा इस एम्पायर के साइज का अंदाजा लगाएं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जगह फैला हुआ था। तो इस डाइवर्सिटी को एक साथ जोड़े रखने का राज क्या था? वो राज था उनका मिलेट सिस्टम। इस निज़ाम के तहत जो गैर मुस्लिम मजहबी कम्युनिटीज़ थीं, उन्हें अपने कानूनी मामलात में काफ़ी हद तक खुद मुख्तारी हासिल थी। मतलब लोग आराम से एक साथ रह रहे थे। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है। लोगों की जो बुनियादी वफादारी थी ना, वो अपने मजहब के साथ थी, किसी मखसूस झंडे या कौमी रियासत के साथ नहीं। ये पॉइंट आगे चलकर बहुत अहम होने वाला है। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दूसरा हिस्सा, द पुश फॉर मॉडर्निटी। देखते हैं कि मॉडर्निज्म की इस दौड़ में क्या हुआ। तो हुआ कुछ यूं कि 19वीं सदी आते आते दुनिया तेजी से बदल रही थी। यूरोप आगे निकल रहा था और ऑटोमन एम्पायर अंदर से कमज़ोर हो रही थी। हुक्मरानों को एहसास हुआ कि भाई अब अगर सल्तनत को बचाना है तो मॉडर्निज्म की तरफ जाना ही होगा। और फिर शुरू हुई तंजीमत की इस्लाहात। अब देख सकते हैं 1839 का गुलहाने एडिक्ट जिसने बराबरी का उसूल पेश किया, 1856 का इस्लाहात एडिक्ट जिसमें माइनॉरिटीज़ के हुकूक पर जोर दिया गया, और बिल आखिर 1876 में पहली ऑटोमन पार्लियामेंट और आइन बन गया। ये सब दरअसल एक डेस्परेट कोशिश थी ताकि अजीम सल्तनत को बिखरने से बचाया जा सके। और इन इस्लाहात का मकसद क्या था? एक बिल्कुल रेडिकल तब्दीली। पहले एक तस्वुर था ऑटोमन सब्जेक्ट का, जहां लोग अपने मजहब से पहचाने जाते थे। अब उसे बदलकर ऑटोमन सिटीजन बनाने की कोशिश की जा रही थी। एक ऐसी मुश्तरका शहरियत जहां सब बराबर हों, कावानीन सेक्युलर हों और सबकी एक ही पहचान हो, ऑटोमन पहचान। सुनने में काफ़ी आइडिया लगता है ना? अब जो चीज़ यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये कि एकेडमिक रिसर्चेस इस बात की तस्दीक करती हैं कि ये सब कोई दिखावा नहीं था। एकेडमिक्स मानते हैं कि ये वाकई गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, जिनका बुनियादी मकसद सिर्फ मुल्क की सरहदी खुद मुख्तियारी को बचाना और बदलते हुए वक्त के हिसाब से खुद को ढालना था। तीसरा हिस्सा, द स्पार्क ऑफ नेशनलिज्म। अब देखते हैं कि ऑटोमनिज्म का ये ख्वाब आखिर टूटा कैसे और नेशनलिज्म की चिंगारी कहाँ से आई। यूरोप से एक नया और बहुत पावरफुल नज़रिया आ चुका था, नेशनलिज्म, और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तारीख का पहिया अचानक तेज़ी से घूमने लगा। पहले तो इस एथनिक नेशनलिज्म ने मुख्तलिफ इलाकों में बगावतों को जन्म दिया। फिर जब कमिटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस यानी यंग टर्क्स पावर में आए तो उन्होंने बिल्कुल पिवट किया और सख्त टर्किफिकेशन की पॉलिसी अपना ली, यानी सबको एक ही टर्किश पहचान में ढालने की कोशिश। और फिर तीसरे कदम ने तो सरहदें ही हमेशा के लिए तोड़ दी, पहली जंग अजीम। पहली जंग अजीम उस्मानी सल्तनत के लिए एक टोटल वॉर बन गई। ये दरअसल एक 10 साल लंबी जंग थी, जिसमें मिलिट्री फ्रंट और अवामी जिंदगी, इन दोनों के दरमियान का फर्क बिल्कुल मिट चुका था। और इसी तबाही ने आगे चलकर बड़े पैमाने पर आबादी की नक्लो हरकत और बेघरी का रास्ता हमवार किया। चौथा हिस्सा, वायलेंट पॉपुलेशन पॉलिसीज़। अब हम कहानी के उस रुख की तरफ मुड़ रहे हैं जहां एक यकरंग कौम बनाने के लिए इंतहाई सख्त कदम उठाए गए। हिस्टोरिकल सोर्सेज हमें ऑब्जेक्टिवली बताते हैं कि इस नेशनलिस्ट मूवमेंट ने एनाटोलिया को मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स से पाक करने के लिए बड़े मुतशद्दिद तरीके इस्तेमाल किए। आर्मीनियन आबादी को WW1 के दौरान मास डिपोर्टेशंस और किलिंग्स का सामना करना पड़ा। ग्रीक्स को ट्रीटी ऑफ लोजान के तहत ज़बरदस्ती पॉपुलेशन एक्सचेंज का निशाना बनाया गया, और फिर कुर्द आबादी को उनकी बगावतों के बाद फोर्स्ड एसिमिलेशन और रीलोकेशंस फेस करनी पड़ी। ये सब हिस्ट्री के काफ़ी अहम और सेंसिटिव चैप्टर्स हैं। और ये नंबर्स, ज़रा इन पर गौर करें।
1.2 ملین، یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ یہ ان آرتھوڈاکس مسیحیوں کی تعداد ہے جنہیں 1923 میں اپنا گھر بار چھوڑ کر زبردستی یونان یعنی گریس بھیجا گیا۔ آپ خود سوچئے، اتنے بڑے پیمانے پر آبادی کا تبادلہ، اور اس کے مقابلے میں وہاں سے لگ بھگ 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ٹرکی بھیجا گیا۔ اس سے ایک بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے، اس نئی قوم کا حصہ کون بنے گا اور کون نہیں، یہ فیصلہ ایتھنیسٹی پر نہیں بلکہ ڈائریکٹلی مذہب کی بنیاد پر طے ہو رہا تھا، اسٹرکٹلی ریلیجن بیسڈ۔ تو ان سب پالیسیز کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ یہ اعداد و شمار دیکھیں۔ جنگ سے پہلے اناٹولیا میں مسلم آبادی تھی 80%، لیکن ان ہوموجنائزیشن پالیسیز کے نتیجے میں 1927 کی مردم شماری تک آتے آتے یہ فگر جمپ کر کے 98% تک پہنچ گیا تھا۔ یہ اسٹیٹسٹکس خود اپنی کہانی سنا رہے ہیں، پوری ڈیموگرافی ہی بدل چکی تھی۔ 5واں حصہ، فورجنگ دی ٹرکش ریپبلک۔ اب آتے ہیں اس دور پر جب اتنی بڑی تبدیلیوں اور شدید جنگ آزادی کے بعد آخرکار جدید سیکولر ٹرکی کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تبدیلیوں کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک کا ویژن بالکل صاف تھا۔ ان کا کہنا تھا "The new Turkey was to be a state like other states, in charge of its own politics and laws"، یعنی نیا ٹرکی دنیا کے کسی بھی آزاد اور ماڈرن ملک کی طرح خود مختار ہوگا، جو ایک شیئرڈ ٹرکش آئیڈینٹی پر مبنی ہوگا۔ اور اس ویژن کو ریالٹی بنانے کے لیے ٹاپ ڈاؤن اپروچز استعمال کی گئیں۔ صدیوں پرانی سلطنتیں اور کیلیفیٹس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ اسلامک قوانین کی جگہ سوئس سول کوڈ لے آئے، عربک رسم الخط کو ہٹا کر لیٹن اسکرپٹ کو اپنا لیا گیا اور ایجوکیشن کو بالکل سیکولر اور اسٹیٹ کنٹرول کر دیا۔ ان ریفارمز کا بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ نئی ریپبلک کو فورسفلی اس کے اسلامک اور آٹومن پاس سے کمپلیٹلی ڈیٹیچ کر دیا جائے تاکہ ماڈرنٹی آ سکے۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور ملک نے آگے کا سفر طے کیا، لیکن ان ابتدائی آبادیاتی اور نسلی پالیسیوں کے اثرات آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ ایک ڈائیورس معاشرے اور ایک سخت قومی پہچان کے درمیان جو کشمکش تب شروع ہوئی تھی، وہ آج کے اس جدید دور میں بھی سٹیزنشپ اور نیشنل آئیڈینٹی کو کیسے شیپ کر رہی ہے؟ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شاید